बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्यपुस्तिका के अंतिम अध्याय 10 को, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। इस अध्याय के पूर्व के 2 वीडियो के तहत हम समझ चुके हैं कि किस तरह से आज़ाद भारत को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के समाधान की दृष्टि में हमने देखा कि भारत में एक संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है और संविधान के द्वारा विभिन्न चुनौतियों के समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में हमने संविधान की विभिन्न विशेषताओं को भी समझा। आज के वीडियो में हम 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से विकास की समस्या का समाधान किया जाता है, भारत को विकास के पथ पर अग्रसर किया जाता है और साथ ही एक स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, विकास की योजनाएं बनाना। हमने देखा कि आज़ाद भारत को विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, जैसे कि शरणार्थियों की समस्या थी, रियासतों के एकीकरण की समस्या थी, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती थी जिससे कि सभी देशवासी संतुष्ट हो सके। इसी के साथ ही एक और महत्वपूर्ण चुनौती थी गरीबी की समस्या, विकास की चुनौती, है ना। क्योंकि हमने देखा कि लंबी दास्ता से जो देश आज़ाद हो रहा है, उस देश के प्राकृतिक मानवीय संसाधन निचोड़े जा चुके थे, कुटीर लघु उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे और देश निर्धनता बेरोजगारी से पीड़ित था। ऐसी स्थिति में यहाँ के नेताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से गरीबी को दूर किया जाए, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाए और देश को विकास की पटरी पर लाया जाए। तो भारत व भारतीयों को गरीबी से मुक्त करना, आधुनिक तकनीकी व औद्योगिक आधार निर्मित करना। औद्योगिक आधार निर्मित होगा, उद्योगों की स्थापना होगी तो 2 फायदे होंगे। एक तो लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, एक लघु व कुटीर उद्योग धंधे या जो अन्य सहायक उद्योग धंधे हैं उनके विकास में भी मदद मिलेगी। और जब लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो लोगों को आय प्राप्त होगी, जिससे कि गरीबी दूर करने में भी मदद मिलेगी। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया और एक नई संस्था का गठन किया गया 1950 में, जिसका नाम था योजना आयोग। हालांकि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। लेकिन हम ऐतिहासिक जब पृष्ठभूमि समझते हैं उस दौर में विकास में, तो योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। तो सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने में उनको लागू करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की। इसी के साथ ही हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को अडॉप्ट किया। अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या था? हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1945 में समाप्त हो गया था, हमने हमारे 9th चैप्टर के तहत समझा 1939 से 1945 के मध्य दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया और इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 महाशक्तियां उभर कर आई। एक महाशक्ति थी यूएसएसआर, सोवियत संघ, और दूसरी महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अब जो यूएसए है वो पूंजीवादी मॉडल को मानता था और जो यूएसएसआर है वो किसको मानता था? यूएसए पूंजीवादी मॉडल को मानता था, जबकि यूएसएसआर साम्यवादी मॉडल को मानता था, समाजवादी मॉडल को मानता था। अब ये हम आगे विदेश नीति पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे। तो ये 2 शक्तियां सामने आई, 2 गुट बन गए। अब जो ये पूंजीवादी थे ये किस पर बल देते थे? निजी क्षेत्र पे बल देते थे, है ना, जो प्राइवेट क्षेत्र है। और समाजवादी थे वो राज्य की भूमिका पर, यानी जो सरकारी क्षेत्र है उस पर बल देते थे। अब भारत ने क्या है, भारत ने अपनी स्वतंत्र तो विदेश नीति अपनाई और स्वतंत्र ही उसने विकास का मॉडल अपनाया। उसने न तो सरकारी क्षेत्र पे बल दिया केवल और न केवल निजी क्षेत्र पे बल दिया, बल्कि दोनों ही क्षेत्रों पर बल दिया, सरकारी और निजी क्षेत्रों पे, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें कि सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को विकास को ही शामिल किया। अतः योजना आयोग को यह कार्य सौंपा गया कि विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच में किस तरह का संतुलन बनाया जाए, कौन से उद्योग धंधे सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाएं, कौन से निजी क्षेत्र में, उन सब के बारे में डिसीजन लेने का कार्य, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, ये सब निर्णय लेने का कार्य योजना आयोग को सौंपा गया। और हम देखते हैं कि योजना आयोग ने इस कार्य को निभाया। इसके लिए 5-5 साल की योजनाएं बनाई गई और ये जो मॉडल हमने लिया, ये मॉडल हमने यूएसएसआर से, सोवियत संघ से ग्रहण किया, क्योंकि नेहरू जी जो सोवियत मॉडल था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि किस तरह से सोवियत संघ ने अपना विकास किया था 5-5 साल की योजनाएं बना करके। तो वही मॉडल हमने अपनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने 5-5 साल के लिए योजनाएं बनाई गई और क्षेत्र निर्धारित किए गए कि इन क्षेत्रों का इन योजनाओं के दौरान विकास करना है और इतने संसाधन खर्च करने हैं और ये लक्ष्य प्राप्त करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि के विकास पर बल दिया, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने बाहरी उद्योग धंधों के विकास पर बल दिया, यानी औद्योगिक विकास पर बल दिया। तो इंपॉर्टेंट है दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना रही 1951 से लेकर के 51, 52, 53, 54, 55 तक, है ना। और फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना रही 1956 से 1960 तक। इसमें बाहरी उद्योग धंधों व विशाल बांध परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया। अब दोनों चीजों को समझना है आपको। इस्पात जैसे भारी उद्योग धंधे, मतलब जो भारी उद्योग धंधे
धंधे, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होंगे, देश का औद्योगिकरण होएगा, तो क्या होगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी, इसके साथ ही जो अन्य सहायक उद्योग धंधे हैं उनके विकास में भी मदद मिलेगी। दूसरा, ये विशाल बांध परियोजना क्या है, एक्चुअल में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन नदियों से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और बाढ़ की समस्या से बहुत सारा जो मानव संसाधन है उनका खात्मा होता है, वो नष्ट होते हैं। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, जो नदी है ना, नदी के पानी को रोक करके है ना बांध बनाया जाता है, और जो पानी एकत्रित होता है उसको विभिन्न उद्देश्यों में काम में लाया जाता है। तो इससे बाढ़ की समस्या तो का समाधान तो होता ही होता है, साथ ही उस पानी से हम विद्युत बिजली भी बना सकते हैं, है ना, उस पानी को पेयजल में, सिंचाई में, विभिन्न कार्यों में यूज किया जाता है। तो इससे कृषि क्षेत्र का भी विकास होता है, देश के औद्योगिक विकास में भी मदद मिलती है। तो दो मुख्य लक्ष्य बनाए गए कि भारी उद्योग धंधों की स्थापना की जाए और बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाए। आगे चित्रों के माध्यम से समझाऊंगी कि किस तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई और भारी उद्योग धंधों का विकास किया गया। और ये सारे काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए, सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत में रखे गए। हालांकि कई लोगों ने इसका समर्थन किया और कई लोगों ने विरोध किया। विरोध करने वालों की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की अनुयायी थी मीरा बहन, उनका उदाहरण दिया गया है किताब में कि उन्होंने 1949 में इस तरह के विचार रखे थे कि हम विज्ञान और मशीनरी के प्रयोग के द्वारा मानवता को कुछ समय तक तो फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे ना तो इसके अंतिम परिणाम तो भारी तबाही होगी। मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि तकनीक का जो प्रयोग किया जाए ना वो संतुलित रूप से किया जाए। यदि हम तकनीक पर ज़्यादा बल देंगे तो मानवता के विनाश का कारण भी बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कि इस नीति का समर्थन किया कि हाँ, उद्योग धंधों का विकास करना चाहिए, इस तरह की परियोजनाएं बनानी चाहिए। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। देखिए किस तरह से ये महानदी थी, तो महानदी के पानी को रोकने के लिए एक पुल बनाया गया है, और ये जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। इसी तरह से आप देखिए गांधी सागर बांध पर काम चल रहा है ना, ये मध्य प्रदेश पे स्थित है और चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर जो 4 बांध बनाए गए हैं उनमें ये सबसे पहला बांध है, और जो 4 बांध के अलावा जो 3 बांध है ना, वो बताओ कहाँ पर है, वो राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका निर्माण 1960 में पूरा हो गया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो भारी उद्योग धंधे स्थापित किए गए विभिन्न देशों के सहयोग से, जिसमें कि ये चित्र दिखाया गया है भिलाई का इस्पात संयंत्र, जो कि हमने सोवियत संघ, अभी मैंने बताया यूएसएसआर, उसके सहयोग से, उसकी सहायता से बनाया था 1959 में। और छत्तीसगढ़ के जो पिछड़े हुए ग्रामीण इलाके थे उसमें यह स्थापित किया गया। और आधुनिक जो भारत है उसके उस आधुनिक भारत की विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है। इसके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र के अलावा भी दुर्गापुर का जो इस्पात संयंत्र था राउरकेला में, तो ये कई स्थापित किए गए ब्रिटेन वगैरह आदि कई देशों के सहयोग से, ब्रिटेन, जर्मनी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि धीरे धीरे हम विकास की राह पकड़ रहे थे। अब बात करते हैं, अब भारत का हमने देखा शरणार्थियों की समस्या का भी समाधान हुआ, रियासतों का भी एकीकरण हुआ, संविधान की रचना भी हो गई है, विकास के लिए भी 5 वर्षीय योजनाएं जारी हैं। अब विदेशों से किस तरह की नीति रखी जाए, अलग अलग देशों से किस तरह की नीति रखी जाए, यानी भारत की विदेश नीति का निर्माण कैसे हुआ। तो भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, क्योंकि मैं उस वक्त की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर चुकी हूँ कि दूसरे विश्व युद्ध हो चुका था और अफ्रीका, एशिया के कई देश स्वतंत्र होते जा रहे थे अलग अलग औपनिवेशिक ताकतों से। जैसे कि भारत ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, ऐसे ही अलग अलग एशिया अफ्रीका के छोटे छोटे देश थे वो भी आज़ाद हो रहे थे, और उनके सामने 2 ऑप्शन थे, क्योंकि पूरा देश 2 भागों में बटा हुआ था। एक ग्रुप का लीडर यूएसए था और दूसरे ग्रुप का लीडर यूएसएसआर था, सोवियत संघ जिसे वर्तमान में रूस कहा जाता है, और ये अमेरिका। और इन दोनों की अलग अलग विचारधारा थी। यूएसए की विचारधारा थी पूंजीवादी, जबकि यूएसएसआर की विचारधारा थी समाजवादी, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पूंजीवादी क्या है, निजी क्षेत्र के विकास पर बल देता है कि जिसमें जितनी योग्यता होगी वो प्राप्त कर लेगा, सरकार को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यूएसएसआर समाजवादी साम्यवादी मॉडल पे कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, उत्पादन के साधनों पर समाज के सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए। अब भारत ने, अब ये दोनों ही अपने अपने गुट का संचालन कर रहे थे, और उस समय जो विश्व है ना वो शीत युद्ध में उलझा हुआ था। अब ये शीत युद्ध क्या होता है, क्योंकि ये जो दोनों गुट थे, कई बार नहीं होता हमारे जो पड़ोसी होते हैं तो हमारी बोलचाल बंद हो जाती है ना, तो उसे शीत युद्ध, बोलचाल बंद हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर अगर आरोप वगैरह लगाए जा रहे हैं लेकिन युद्ध नहीं लड़ा जा रहा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, अलग अलग सैनिक संगठन बना रहे थे, युद्ध जैसा माहौल उत्पन्न हो गया था, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा था। तो उस स्थिति को शीत युद्ध का, तो इन्होंने जितने भी नए नए राष्ट्र उदित हो रहे थे एशिया अफ्रीका को, ये दोनों ने कोशिश की कि हमारे गुट में शामिल हो, हमारे गुट में शामिल हो, लेकिन भारत ने दोनों ही गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई और एक स्वतंत्र विदेश नीति, जिसे कि गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है, उसका पालन किया। ये देखिए 1947 में भारत की आज़ादी से कुछ समय पूर्व ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1945 में गठित नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ अपने शैशव काल में थी। हमने देखा कि 1945 में
एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जो कि वर्तमान में भी अस्तित्व में है, जिसके कि सभी राष्ट्र सदस्य होते हैं। तो आगे विश्व में असहमति रहे, कोई युद्ध टाइप की सिचुएशन दोबारा नहीं उत्पन्न हो, इसके लिए ये संस्था गठित की जा चुकी थी और ये तब अपने शैशव काल में थी, मतलब पैदा ही हुई थी। 1950 और 1960 के दशकों में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य विचारों का टकराव बढ़ने लग गया और शीत युद्ध का उदय हुआ। दोनों ही देशों ने अपने समर्थक देशों के साथ मिलकर अलग अलग सैनिक गठबंधन बना लिए, बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। इसी समय में औपनिवेशिक साम्राज्य खत्म हो रहे थे, बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे एशिया और अफ्रीका के औपनिवेशिक ताकतों से। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, उन्हें स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की और गुटनिरपेक्ष आंदोलन उनकी नीति का मूल आधार था कि हमें न तो यूएसए के गुट में जाना, यूएसएसआर के गुट में जाना, हमें स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है। तो इसका ये भी मतलब नहीं था कि हम बिल्कुल ही गुटों से अलग थलग थे, बल्कि हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसमें नेहरू का साथ दिया, उनका साथ दिया मिस्र के नासिर ने और टीटो ने। तो नेहरू, नासिर, टीटो की टिकड़ी थी। तो मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना व भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में दुनिया के देशों से दोनों गुटों में और दोनों ही संघ, ये दोनों गुट थे यूएसए, यूएसएसआर, इनमें शामिल न होने की अपील की गई। क्यों अपील की गई? भारत ने क्यों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई, क्यों गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई? क्योंकि भारत ने बहुत ही समझदारी पूर्वक निर्णय था कि भाई अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, अभी से हम फिर से गुटों के खेल में उलझ जाएंगे तो हमारा तो अस्तित्व भी नहीं बचेगा। अभी तो हमें विकास करना है, नई नई चुनौतियों से निपटना है, तो हम तो दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करेंगे, किसी एक गुट में शामिल नहीं होंगे। तो इन्होंने जितने भी नए नए देश आ रहे थे उनको कहा कि भाई किसी गुट में मत जाओ, तुम तो गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य बनो, नाम में शामिल हो जाओ, है ना, इसको नाम भी कहा गया। ठीक है। तो 1970 के दशक से बहुत सारे देश ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था इसके सदस्य बने। ये देखिए मैंने आपको बताया था नेहरू, नासिर, टीटो की नहीं ये दूसरा है। संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन को दिखाया गया है। कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962 के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारतीय प्रतिनिधि है, तो भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है 1952 से 1962 के बीच में जो यूएनओ मैंने आपको संस्था बताई उसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में रहे कृष्णा मेनन जी, और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय गुट निरपेक्षता की नीति के लिए। और यहाँ पे वो बताया गया है जो मैं आपको चर्चा कर रही थी कि बांडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक हो रही है और इन बैठक में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से विदेश नीति का निर्धारण करना है और इन देशों को आगामी क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि हमने अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है लगभग। हम अब तक ये समझ चुके हैं कि भारत ने क्या क्या पाया, क्या खोया, कौन सी नई नई नीतियाँ अपनाई। तो यदि अब हम मूल्यांकन करें इस चीज़ का तो बहुत कि भारत सफल हुआ या नहीं हुआ, ये नई व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं जो स्थापित हुई वो लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हुई या नहीं हुई, यदि इस पर चर्चा की जाए तो बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का ये मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उस वक्त ये भविष्यवाणी की गई थी, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल हुई क्योंकि लोगों का ये मानना था कि भारत में अलग अलग भाषा, धर्म, जाति के लोग रहते हैं, तो किस तरह से भारत एक रह सकता है, तो भारत एक रह ही नहीं सकता है। इस तरह की भविष्यवाणी उस वक्त कही गई थी, लेकिन ये सारी आशंकाएं निर्मूल हो गई क्योंकि 15 अगस्त 2020 को, मैं आपको करंट बता रही हूँ, करंट डेटा बुक में थोड़ा पुराना है, तो 15 अगस्त 2020 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 74वीं वर्षगांठ बनाई है और हम सफलतापूर्वक अभी निर्वाह कर रहे हैं। आज़ादी से अब तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं, 2019 में हुआ था 17वां आम चुनाव। इसी के साथ ही राज्यों में और जो हमारी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं उनके सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर एक स्वतंत्र मीडिया है, प्रेस है, लोगों को विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है जो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अलावा लोगों की इतनी सारी भाषाएं और धार्मिक विविधता होते हुए भी हमने सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया है। तो भारत में अब तक कोई समस्या सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम देखें ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू तो हमने देख लिया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आज भी हम देखें तो संविधान ने गारंटी दी, हालांकि अस्पृश्यता को निषेध कर दिया और आरक्षण का अधिकार भी दिया। संविधान की निचली जाति, संविधान के द्वारा जो समाज की पिछड़ी जातियाँ थी उनका उद्धार करने के लिए, उनको उठाने के लिए, लेकिन आज भी हम देखें ना तो समाज में भारत में ऐसे कई दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ आज भी अछूतों के साथ बुरा व्यवहार होता है।
और आज भी वो लोग जो सामूहिक जल के स्रोत हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, साझा जो मंदिर मैदान हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक चुनौती है कि पूरी तरह से हमें अस्पृश्यता को ख़त्म करना है। इसके अलावा आज भी हम देखें तो संविधान ने हालांकि धर्मनिरपेक्ष मॉडल अपनाया है, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भारत एक हिंदूवादी राष्ट्र है, नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत न इस्लामिक राष्ट्र न हिंदू राष्ट्र है। भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारतीय संविधान सभी धर्मों को फलने फूलने की गारंटी देता है। तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद भारतीय समाज में आज भी अलग अलग धार्मिक समुदाय हैं जो भारतीय एकता को चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वो एक और समस्या है। इसके अलावा समाज में अमीर और गरीब के बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही है। आप ये देखिए मुंबई में जो धारावी बस्ती को दिखाया गया है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी की बस्ती है, कि एक तरफ तो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस चित्र में देख पा रहे हैं ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंगें हैं। तो ये एक साथ दिखा रहा है कि समाज में कितनी असमानता है। एक और लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं जबकि दूसरी ओर लोग आलीशान महलों मकानों में रह रहे हैं। वो अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो हम देखें ना कि भारतीय गणतंत्र है ना, जो ये बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता है कि हाँ हम बहुत सफल रहे इतने सालों में, क्योंकि हमने देखा बहुत सारी चुनौतियां अभी भी बाकी है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि विफल तो नहीं हुए हम, कुछ भी कहो हम असफल नहीं हुए, हमारा दौर अभी तक जारी है। तो अब हमने पूरा भारत का अध्ययन किया। अब एक स्टडी दी गई है श्रीलंका की कि देखो भारत में सभी धर्मों को बराबर फलने फूलने का मौका दिया गया, सभी भाषा को फलने फूलने का मौका दिया, तो भारत आज तक अच्छी खासी स्थिति में है। लेकिन आप श्रीलंका का देखो, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का, कि किस तरह से 1956 में जब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, लगभग उसी समय में श्रीलंका की संसद ने एक कानून पारित किया और वहाँ की जो सिंगला भाषा थी, सिंगला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। उस समय श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, ठीक है। तो श्रीलंका की जो संसद थी उसने एक कानून पारित करके सिंगला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया और उसे अनिवार्य कर दिया। सभी शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भी उसे भाषा बना दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि इससे श्रीलंका के जो अलग भाषी तमिल समुदाय के लोग थे, तमिल भाषी जो लोग थे, उन्होंने इस कानून का विरोध किया और श्रीलंका एक भयंकर गृह युद्ध की चपेट में आ गया। ये आज भी आप देख सकते हो श्रीलंका में गृह युद्ध किस तरह से तमिल उग्रवादी जो बंदूक लिए हुए हैं। इस तरह से आप पाकिस्तान को भी समझ सकते हो। मैंने बताया था आपको कि पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में भी यही हुआ कि जो बांग्ला भाषी लोग थे, जो पूर्वी इधर के बांग्ला भाषी लोग थे, उनको लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है और इसी के फलस्वरूप पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि भारत उस 1947 के विभाजन के बाद तक आज तक सफलतापूर्वक चलता आ रहा है और एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग राज्य में हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग समुदाय, अलग अलग पंथ के लोग निवास करते हैं और शांतिपूर्ण निवास करते हैं। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।